Assalamu alaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. Hope you all are good. So student, in last class we have completed our chapter 8 जिसमें हमने वुमेन और कास्ट के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से वुमेन जो है उनके साथ गलत होता था और धीरे धीरे जो है उनकी स्थिति किस तरीके से चेंज हुई और कास्ट सिस्टम जो है उसमें भी किस तरीके से चेंज होने लगा। उनके साथ में किस तरीके से कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था वो धीरे धीरे से चेंज होने लगा, उसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 9 हिस्ट्री बुक का, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 से 1947 कि नेशनल मूवमेंट जो है वो बना था और उसके अलावा 1870 से 1947 का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मूवमेंट हुए थे, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें हुए पुलिस टीयर गैस डेमोन्स्ट्रेटर्स ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था ये वो मूवमेंट था जिसमें ये कहा गया कि अंग्रेज़ जो है, अब जो ब्रिटिश जो थे उनको क्या बोला गया कि अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, भारत हमारा जो देश है उसको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइम पर सारे लोग जो थे इंडिया के वो इसमें शामिल थे। तो पुलिस जो थी उनको रोकने के लिए उन पर आंसू गैस जो टीयर गैस जो है वो डाल रही थी, जिसकी वजह से क्या हो, इनका ये जो मूवमेंट है ये ख़त्म हो जाए, ये लोग वापस क्या हो, वापस इनको इंडियंस जो है उनको दबाया जा सके। तो यहाँ पर हमें ये पिक्चर दिख रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। In the previous chapter, we have looked at the British conquest of territories and takeover of kingdoms, introduction of new laws and administrative institutions, changes in the lives of peasants and tribal, educational changes in the 19th century, debates regarding the condition of women, challenges to the caste system, social and religious reform, the revolt of 1857 and its aftermath, the decline of crafts and growth of industries. हमें यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि लास्ट जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं इस बुक में हमने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि किस तरीके से ब्रिटिश जो थे उन्होंने जो टेरिटरीज़ जो है उन्होंने पूरा किंगडम जो है वो खुद का ही बना लिया था हमारे देश पर, सारे इलाके जो है खुद के कंट्रोल में ले लिए थे। नए नए लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करने लगे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस जो है वो इन्होंने ना शुरू कर दिए थे। फिर उसके अलावा जो पीजेंट और ट्राइबल्स जो थे उनकी लाइफ जो है उनमें चेंजेस आने लगे, तो उनको भी उन्होंने बहुत परेशान किया था, तो वो धीरे धीरे उनकी लाइफ में चेंजेस जो है वो होने लगे थे। उसके अलावा 19th सेंचुरी जब थी तो उसमें जो एजुकेशनल चेंजेस होने लगे थे धीरे धीरे, उसके बारे में भी हम लास्ट जो चैप्टर्स थे उनमें पढ़ा है। और वुमेन की जो कंडीशंस थी कि किस तरीके से वुमेन जो है उनके साथ में गलत हो रहा था, जैसे सती प्रथा थी, है ना, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी वुमेन के साथ में, तो वो धीरे धीरे चेंज होने, सती प्रथा थी तो वो जो है वो अबॉलिश की हुई और विडो मैरिज जो है वो स्टार्ट की गई, चाइल्ड मैरिज जो थी उसको जो है बंद किया गया। तो धीरे धीरे कुछ अच्छे काम जो थे वो भी हो रहे थे हमारे इंडिया में, है ना। उसके अलावा जो कास्ट सिस्टम था उस वो चेंज जो है वो होने लगा था, सोशल और रिलीजियस जो है चेंजेस आने लगे थे हमारे देश में। और 1857 का जो रिवॉल्ट है वो सबसे बड़ी, अगर हम देखें तो 1857 का रिवॉल्ट जो है वो हुआ था, जिसके बाद से हमारे जो इंडियंस हैं उन्होंने बिल्कुल वो रुके ही नहीं और उन्होंने ये ठान लिया था कि अब तो हमें इन ब्रिटिश को जो है हमारे देश से बाहर ही करना है। और उसके अलावा जो क्राफ्ट्स मतलब जो हाथ से होने वाले सारे काम थे जो भी, तो धीरे धीरे वो बंद होने लगे, डिक्लाइन होने लगे, ख़त्म होने लगे और इंडस्ट्रीज़ जो है उनकी ग्रोथ होने लगी थी। तो इस तरीके से हमने ये जो भी पीछे चैप्टर्स पढ़े उनमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रीड अबाउट दीज इश्यूज, डू यू थिंक इंडियंस वर डिसकंटेंटेड विद ब्रिटिश रूल? इफ सो, हाउ आर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाइड? कि हम जो ये ऊपर हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े या हमने जो लास्ट चैप्टर्स पढ़े हैं जिसमें हमने पढ़ा, तो इन सारे इश्यूज़ के बारे में अगर हम सोचते हैं तो क्या आपको लगता है कि इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश रूल से बहुत ज़्यादा परेशान थे? क्या इससे आप पढ़ने से ये लगता है, या फिर जो अलग अलग ग्रुप्स थे, क्लासेस थे, उनके किस तरीके से वो डिससेटिस्फाइड थे? तो ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। कि नेशनलिज्म जो है मतलब राष्ट्रवादिता, मतलब हमारे देशभक्ति एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो आने लगी, इंडियंस जो है वो किस तरीके से हम जो है डिमांड करने लगी स्वतंत्र होने की, इंडिपेंडेंट होने की। द अबव मेंशन डेवलपमेंट्स लेड द पीपल टू आस्क अ क्रूशियल क्वेश्चंस, व्हाट इज दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर whom is it meant? The answer that gradually emerged was Indian was the people of India. All the people, ये underline करिएगा line, all the people irrespective of class, color, caste, creed, language or gender, and the country, its resources and system were meant for all of them. कि मतलब ये जो ऊपर हमने
जो भी डेवलपमेंट्स वगैरह जो भी हुए हैं, तो ये क्वेश्चन किया गया, एक क्रुशियल क्वेश्चन है कि क्या ये इंडिया के लोगों के लिए था, ये इंडिया के लोगों के लिए क्या मतलब रखता है इस चीज़ का। तो ये है कि इसका मतलब कि इंडिया के जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, कलर के, उनका कोई भी कास्ट, उनकी लैंग्वेज कोई भी हो, कोई भी जेंडर हो, लेकिन ये इंडिया जो है वो क्या है, हमारा है। इसके जो भी चेंजेस है वो किससे रिलेटेड होने चाहिए, इंडियन से जुड़े हुए होने चाहिए, है ना। और जो भी रिसोर्सेज है, सिस्टम है कंट्री में वो सब किससे हम जुड़े हुए होने चाहिए, सारे इंडियंस से होने चाहिए। विद दिस आंसर केम द अवेयरनेस दैट द ब्रिटिश वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड द लाइव्स ऑफ इट्स पीपल, एंड अंटिल दिस कंट्रोल वाज एंडेड इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस। और जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो भी इंडिया में, हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज सिस्टम्स है, वो होने तो हमारे लिए चाहिए, इंडियंस के लिए होने चाहिए, है ना, उससे हमसे जुड़े हुए होने चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जब हम इसका आंसर सोचते हैं, हम ऊपर ये पढ़ते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो भी चीज़ें हैं उस पर किसका कंट्रोल था, ब्रिटिश ने खुद का कंट्रोल कर रखा था, सारे रिसोर्सेज पे, लोगों की लाइव्स पर, है ना, हर एक चीज़ पर जो है वो इंडिया के लोगों की बजाय, इंडियंस के से जुड़ी होने की बजाय वो किसके लिए थी, वो सारे ब्रिटिश के लिए थी। ब्रिटिश जो थी वो क्या कर रखा था, उन्होंने सबको खुद की कंट्रोल में कर रखा था। This consciousness began to be clearly stated by the political association formed after 1850, especially those that came into being in the 1870s and 1880s. अब जब हम धीरे धीरे जो है लोगों को ये देखना शुरू हुआ कि ये सारी चीज़ें जो वो हम इंडियंस के लिए नहीं हो रही, बल्कि ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, खुद कंट्रोल कर रहे हैं, खुद जो है वो पावरफुल बनते जा रहे हैं। तो ये जो भी मतलब धीरे धीरे जो है ये चीज़ें दिखने लगी, इंडियंस जो थी उनको भी क्या हुआ, ये चीज़ें समझ आने लगी कि हमारे साथ किस तरीके से गलत हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो इंडियंस के लिए नहीं है, बल्कि ब्रिटिश जो है वो क्या कर रहे हैं, वो खुद के लिए कर रहे हैं, खुद को पावरफुल बनाने के लिए कर रहे हैं। और ये चीज़ें क्योंकि 1857 में जो है वो रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था, तो 1857 में रिवॉल्ट कब स्टार्ट हुआ, जब उनको धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ हमारे साथ ये सारी चीज़ें गलत हो रही है। तो ये चीज़ें जो है पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है वो बनने लगी थी 1850 के बाद में। तो धीरे धीरे लोगों को ये समझ आने लगा था कि वो थोड़ा कॉन्शियस होने लगे थे, इसके लिए अवेयर होने लगे थे, है ना। एंड 1870 से लेकर 1880 तक ये जो है वो एसोसिएशंस जो है वो बनने लगी थी इसके लिए। मोस्ट ऑफ दीज वर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर, और इसमें ज़्यादातर वो लोग शामिल होते थे जो इंग्लिश एजुकेटेड थे, मतलब जो प्रोफेशनल थे, जिनको इंग्लिश भी आती थी, और जो जैसे कि लॉयर्स है। तो पहले पुराने टाइम में क्या होता था, उस टाइम पे ज़्यादातर जो है वो लॉयर ही जो है वो बनते थे, ये यही काम करते थे। द मोर इम्पोर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा, the Indian Association, the Madras Mahajan Sabha, the Bombay Presidents Association, and of course the Indian National Congress. अंडरलाइन करेगा इन सारे की कि जो भी मतलब इंपॉर्टेंट जो एसोसिएशंस बनी थी वो कौन कौन सी थी। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि कौन कौन से एसोसिएशंस जो है वो 1870 से लेकर 1850 से 1880 के बीच में जो कौन कौन से एसोसिएशन बनी थी, कौन कौन सी थी वो, पूना सार्वजनिक सभा है, इंडियन एसोसिएशन है, मद्रास महाजन सभा है, बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन है, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले कौन कौन सी एसोसिएशन बनी थी, तो उसका भी यही आंसर होगा, है ना। तो ये सारी एसोसिएशन जो है वो उस टाइम पर बननी शुरू हो गई थी, लोगों में एक अवेयरनेस हो गई थी। नोट द नेम पूना सार्वजनिक सभा। अभी आप इन्होंने बोला पूना सार्वजनिक सभा जो है उसका नाम आप नोट करिए और देखिए कि इसका क्या मीनिंग निकला। द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज ऑफ फॉर ऑल ऑफ द पीपल। इसका क्या, सार्वजनिक मतलब क्या होता है, जो सारे लोगों के लिए होता है। सर्व मतलब ऑल प्लस जनिक मतलब सारे लोगों के लिए, है ना। Though many of these associations function in specific parts of the country, their goals were stated as the goals of all the people of India, not those of any one region, community or class. और ये जो भी सभाएं, जो भी एसोसिएशंस बनी थी, उनका काम क्या था, किसी एक के लिए नहीं, कंट्री के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए नहीं था इनका काम करना। इनका गोल क्या था कि इसमें हर एक रिलीजन के लोग, हर एक रीजन, हर एक कम्युनिटी के लोग जो है, इंडिया के सारे लोग जो है, हर एक क्लास से रिलेटेड लोग जो है वो इसमें शामिल हो, उनके लिए क्या काम किया जाए। They worked with the idea that the people should be sovereign. अब यहाँ पर एक वर्ड है अंडरलाइन, सोवरेन। सोवरेन का क्या मीनिंग है यहाँ पे बताया है, देखो, द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इन्फ्लुएंस। द सोवरेन मतलब ये होता है कि जिस पर किसी की भी हुकूमत नहीं होती है, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, हम खुद अपने आप से, हम खुद से अपनी मर्जी से जो काम करते हैं वो होता है सोवरेन। किसी के भी मतलब जो आउटसाइड इंटरफेरेंस होता है वो नहीं होता है, वो होता है सोवरेन। तो इसमें ये जो था, इस आईडी के साथ ये लोग काम कर रहे थे कि मतलब हम खुद से, हमारे मन से जो हम काम करें, किसी का कोई इसके ऊपर
अ मॉडर्न कॉन्शियसनेस एंड अ की फीचर ऑफ नेशनलिज्म, मतलब ये जो कॉन्शियसनेस था, एक मॉडर्न कॉन्शियसनेस था, ये एक नेशनलिज्म जो हमारे देशभक्ति की भावना थी, उसका एक मेन फीचर था सॉवरेन, मतलब इंडिपेंडेंटली काम करना, किसी के अंडर में काम न करना। इन अदर वर्ड दे बिलीव दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर। और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इसका ये मतलब था कि इंडियन पीपल जो है अब उन वो पावरफुल बने और वो खुद के डिसीजन जो खुद के इश्यूज़ का खुद डिसीजन जो है वो ले सके। The dissatisfaction with British rule intensified in the 1870s and 1880s. The Arm Act was passed in 1878. अंडरलाइन करिएगा ये कि 1878 में एक आर्म्स एक्ट जो है वो पास हुआ था, डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम प्रोसेसिंग आर्म्स। और इस ये अंडरलाइन करिएगा ये भी लाइन कि आर्म्स एक्ट मतलब ये था कि 1878 में बना था, और इसमें ये था कि मतलब किसी को भी गोला बारूद वगैरह जो है ना, इंडियंस जो है उनको किसी को ये सामान रखने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये इन्होंने एक ब्रिटिश ने ये आर्म एक्ट जो है पास कर दिया था। इन द सेम ईयर वर्नाकुलर, उसी साल 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज ऑल्सो इनेक्टेड इन अफॉर्ड टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी लाइन अंडरलाइन के फिर उसके बाद क्या उन्होंने उस साल में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो इन्होंने पास कर दिया था, जिसमें वर्नाकुलर मतलब क्या होता है कि मतलब खुद की लैंग्वेज, उनकी खुद की पर्टिकुलर क्या लैंग्वेज थी, इंग्लिश थी, तो इंग्लिश के अलावा जो भी लैंग्वेज है वो वर्नाकुलर कहलाती थी, है ना। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब ये था कि ताकि कोई भी चीज़ जो होगी वो इंग्लिश में ही, चाहे हम न्यूज़पेपर में या पत्रिकाएं जो छोटे मैगजीन्स वगैरह छपते थे ना, तो उसमें ये था कि जो वो सिर्फ इंग्लिश जो है उसी में छपी जाएगी, बाकी किसी लैंग्वेज में नहीं। ताकि अगर क्योंकि उनको दूसरी लैंग्वेज आती नहीं थी, तो बाई चांस अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में हमारे देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, लोगों में जागृत करने के लिए, है ना, अगर कुछ भी लिख सकता है ना, इन्होंने क्या करा था, ये भी एक एक्ट जो है वो पास कर दिया था। द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कॉन्फिसेट द एसेट ऑफ न्यूज़ पेपर इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेसेस इफ द न्यूज़ पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वाज फाउंडेड unobjectionable in 1830s. There was a furor over the attempt by the government to introduce the Albert Bill. उसके अलावा हाँ, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसमें ये भी था कि अगर बाई चांस कोई भी न्यूज़पेपर वाला, जो भी न्यूज़पेपर है, प्रिंटिंग प्रेस वाले जो हैं, अगर वो इस तरीके की जो ऑब्जेक्शनेबल जो भी अगर चीज़ होगी जिस पर इंग्लिश जो के अगेंस्ट जो बोला जाएगा, तो उनका क्या होगा, उसकी प्रेस वगैरह जो है वो उसको बंद कर दी जाएगी, न्यूज़पेपर जो है वो बंद कर दिया जाएगा। फिर 1883 में एल्बर्ट बिल जो है वो पास हो गया, है ना। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल क्या था, जिसमें ये था कि द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन्स बाय इंडियंस एंड सॉट इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। एल्बर्ट बिल जो था उसमें क्या था कि मान लो अगर कोई इंग्लिश ब्रिटिश जो है अगर वो कोई गलती करता है, तो उसको जो है सज़ा देने का राइट जो है वो किसको हो सकता है, वो इंडियन जज भी हो सकता है। इंडियन जज जो है वो भी क्या कर सकता है, उसको पनिश कर सकता है, उसके लिए उसको सज़ा सुना सकता है। लेकिन इसके लिए ब्रिटिश जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके अगेंस्ट बोला, ब्रिटिश ने ये क्या किया, ये जो एक्ट एल्बर्ट बिल बना था उसको क्या कर दिया इन्होंने बंद, गवर्नमेंट जो है उसके थ्रू ये बंद करवा दिया कि नहीं, हम जो ब्रिटिश है हमारे ब्रिटिश जज ही होगा, अगर हमें कोई भी पनिशमेंट जो भी है, जो भी सज़ा अगर है, तो वो ब्रिटिश ही करेगा, ब्रिटिश जज ही होना चाहिए, ठीक है, इंडियन जो है वो नहीं करेगा। बट वैन वाइट ओपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ द बिल, इंडियंस वर इनरेज्ड। फिर जब वाइट ओपोजिशन मतलब जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने इस गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को फोर्स करना शुरू किया कि ये बिल जो है वो वापस लो, विदड्रॉ कर दो, मतलब हमारे जो भी ब्रिटिश लोग हैं उनका जो सज़ा वगैरह जो भी देना है, उनका जो केस वगैरह जो है वो इंडियन कोई भी हैंडल नहीं करेगा। तो जैसे ही ये चीज़ हुई, गवर्नमेंट ने इस बिल को वापस जो है विड्रॉ कर लिया, तो इंडियंस जो है उनके दिमाग में और ये चीज़ आने लगी कि हम लोगों पर तो क्या हो रहा है, ब्रिटिश पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी कोई भी सज़ा देनी है, हमें कुछ भी है ना, जेल में डालना है, ये करना वगैरह, वो तो सारे ब्रिटिश जज कर रहे हैं। तो फिर अगर इक्वालिटी रखनी है तो फिर इंडियंस जो है वो क्यों ना ब्रिटिश को सज़ा दे सकते हैं। तो इससे इंडियंस के दिमाग में और भी ये ज़्यादा हो गया। दे इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। और इस चीज़ से क्या हुआ कि इंडियंस जो थे उनके दिमाग में आने लगा कि ब्रिटिश का किस तरीके से एक रेशियल एटीट्यूड है। रेशियल एटीट्यूड मीन्स ये होता है कि मतलब वो वाइट लोग हैं, मतलब वो गोरे लोग हैं, तो वो अपने लोगों को मतलब किस तरीके से फेवर कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो ये चीज़ भी इंडियंस के दिमाग में आने लगी थी।
The need for an all-Indian organization of educated Indians had been felt since 1880, but the Ilbert Bill controversies depended this desire. The Indian National Congress was established, underline करेगा ये line, Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885. कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सबसे पहले बनी थी. 72 डेलीगेट्स जो थे वो इसमें बॉम्बे में सारे लोग इकट्ठा हुए दिसंबर 1885 में, और उन लोगों ने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बनाया. क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जब वो देख रहे थे तो फिर उसके बाद इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हो गई थी. तो उससे फिर इन लोगों को, इंडियंस जो थे, उनको ये लगने लगा कि नहीं, अब तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो इन्होंने क्या बनाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया, जिसमें बॉम्बे में ये लोग दिसंबर 1885 में इकट्ठा होते. 72 डेलीगेट जो थे वो इसमें शामिल होते. उसके लीडरशिप किसने की है उसको भी अंडरलाइन करेगा. दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी और WBC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर अमंग अदर्स वर लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कलकत्ता. की ज़्यादातर लोग जो थे वो बॉम्बे और कलकत्ता से थे, और ये सारे लोग जो थे उसके मेंबर थे. Nauroji, businessman and publicist, settled in London and full-time member of the British Parliament, guided the younger nationalist. और जो नौरोजी जो थे वो एक बिजनेसमैन थे, पब्लिसिस्ट थे, तो वो जो है लंदन में सेटल थे, लेकिन फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी वो मेंबर रह चुके थे. फिर धीरे धीरे उन्होंने जो यंग नेशनलिस्ट थे उनको गाइड करना शुरू कर दिया. A retired British official, A.O. Hume, also played a part in bringing Indians from the various regions together. उसके अलावा एक ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे, A.O. Hume, एक रिटायर्ड मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे, उन्होंने भी इसमें इंडियंस के साथ में इसमें पार्ट लेना शुरू कर दिया था. फिर यहाँ पर है पब्लिसिस्ट का मीनिंग, समवन हु पब्लिसाइज एन आइडिया बाय सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन, राइटिंग रिपोर्ट, स्पीकिंग एट मीटिंग. पब्लिसिस्ट मतलब क्या होता है, जो कि नौरोजी थे, वो जो कि क्या करते हैं, अपने आइडिया जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है उनको सर्कुलेट करते हैं, चाहे वो रिपोर्ट्स लिख कर या फिर मीटिंग वगैरह करके, बोल कर, बता कर, है ना. और यहाँ पर आप देख रहे हैं दादा भाई नौरोजी जो है उनका एक फ़ोटो भी है, जिसमें नौरोजी's book Poverty and Un-British Rule in India offered a scientific criticism of the economic impact of British rule. दादा भाई नौरोजी जो थी उनको बुक थी एक, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक का नाम है, जिसमें उन्होंने क्या बताया, बहुत ज़्यादा ब्रिटिश रूल जो भी हो रहा था, किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा था ब्रिटिश रूल का इंडियंस पर, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है इस बुक में. फिर हु डिड द कांग्रेस सीक टू स्पीक फॉर, मतलब इसमें कांग्रेस के लिए कौन जो है वो बोल सकता है, तो यहाँ पे ये बताया है, द इंडियन मिरर रोट इन जनवरी 1886. इंडियन एक न्यूज़पेपर इंडियन मिरर उस टाइम में जनवरी 1886 में ये बताया था कि फर्स्ट नेशनल कांग्रेस जो है बॉम्बे में बनी थी. तो इसमें कौन लोग इंक्लूडेड थे, किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कौन कौन लोग थे. और उसके अलावा बदरुद्दीन तैयबजी जो थे, उन्होंने, वो प्रेसिडेंट थे 1887 में, तो उन्होंने जो है वो एड्रेस किया था कांग्रेस को. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज नेशन इन द मेकिंग, है ना. इट हैज़ often been said that the Congress is the first 20 years was moderate in its objectives and methods. During this period, it demanded a greater voice for Indians in the government and in administration. तो जब INA मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी, IN से सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी 1885 में, तो उस टाइम पर स्टार्टिंग के जो 20 साल थे ना, स्टार्टिंग के जो 20 ईयर्स थे वो मॉडरेट थे, मींस इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स, मतलब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स और मेथड में वो एक मॉडरेट थे. मॉडरेट मीन्स ये होता है कि मतलब हम लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद करके जो है वो कोई काम नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट के सामने अपनी जो भी डिमांड है उसको रखेंगे, प्रॉपर तरीके से रखेंगे. मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करना है ना, मारना एक दूसरे को, लाइक ऐसा नहीं करना. तो स्टार्टिंग के 20 ईयर्स जो थे मॉडरेट तरीके से काम होता था. During this period, it demanded a greater voice for Indians in the government and in administration. और इस पीरियड में ये जो है बहुत तेज़ आवाज़ में, बहुत लोगों की आवाज़ में ये डिमांड की गई कि गवर्नमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसमें इंडियंस जो है उनको शामिल किया जाए. इन इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, गिवन मोर पावर एंड रिड्यूस्ड इन प्रोविंसेस वेयर नन एग्जिस्टेड. और लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पर ये कानून वगैरह बनते हैं ना, वहाँ पर ये लोग ये चाहते थे कि वहाँ पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी पावर जो है वो बढ़े, हमारे लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाए, हमारी जो प्रोविंसेस हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए और हमारे लोगों को शामिल किया जाए. इट डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट. और इन्होंने ये भी डिमांड किया कि इंडियंस जो है उनको जो है गवर्नमेंट में हाई पोजीशन दी जाए. फॉर दिस पर्पज इट कॉल फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, नॉट जस्ट इन लंदन. और
इसके लिए ये पोजीशन गवर्नमेंट में कब मिल सकती है कि पहले जो एग्ज़ाम लंदन में होता था, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, वो सिर्फ कहाँ होता था, लंदन में ही होता था। वहाँ पर जाकर ही अगर गवर्नमेंट में आपको जाना है तो उसके लिए पहले सिविल सर्विस एग्ज़ाम है वो क्लियर करना पड़ता था, तो उसके लिए पहले इंडियंस को कहाँ जाना पड़ता, लंदन। तो उन्होंने ये डिमांड रखी कि ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है इसको कहाँ किया जाए, इंडिया जो है वहीं पर इंडिया में ही किया जाए, इंडिया में हेल्प किया जाए। द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पार्ट ऑफ अ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म सिंस मोस्ट मॉडर्न जॉब एट द टाइम वर मोनोपोलिज्ड by white officials, and the British generally assumed that Indians could not be given position of responsibility. अब जब ये डिमांड रखी गई इंडिया के लोगों के थ्रू, ये जो मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था उसमें जो तो रेसिज्म जो था वो उसको जो है उसके अगेंस्ट भी मूवमेंट हुआ। अब ये मूवमेंट कैसे होगा कि मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो भी है वहाँ पर अगर इंडियंस लोगों को शामिल कर दिया जाएगा तो क्या होगा, ये रेसिज्म के अगेंस्ट मूवमेंट हो गया है ना। और फिर उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट जॉब्स थी उस टाइम पर वो मोनोपोलाइज्ड थी, मतलब वो जो वाइट ऑफिशियल्स जो वाइट लोग थे उन लोगों को जो है वो दी जाती थी, सारे के सारी हाई पोस्ट जो होती थी वो उनको दी जाती थी, ब्रिटिश को दी जाती थी, इंडियंस को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। And the British generally assumed that the Indians could not be given position of responsible, और ब्रिटिश जो थे वो जनरली ये एज्यूम करते थे कि इंडियंस जो है इतनी हाई पोजीशन जो है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उसको वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना जो है वो नहीं आता है। सिंस ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज होम इंडियनाइजेशन, इट वॉज होप्ड वुड ऑल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड। उसके अलावा जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे, जो भी अपनी सैलरी का ज़्यादातर पार्ट जो है वो कहाँ भेजते थे, बड़ी बड़ी सैलरी उठाते थे है ना, और उन सैलरीज को सारा कहाँ भेजते थे, वो इंग्लैंड में भेजते थे है ना। तो ये इंडियनाइजेशन से ये भी होप थी कि इससे क्या होगा, ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है जो इंग्लैंड जा रहा है, जो कि सारा का सारा पैसा जो है वो इंडिया से इंग्लैंड में जा रहा है, वो भी क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होगा, कम होगा। अदर डिमांड इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द रिपेल ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके अलावा और जो डिमांड इंक्लूड की गई उसमें ये था कि जुडिशरी जो है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग करो। कैसे अलग करो, जुडिशरी मतलब क्या होता है कि जो भी कानून बना है उसको अगर कोई पालन नहीं कर रहा है तो वो सज़ा वगैरह देने का काम कौन करती थी, जुडिशरी करती थी। और एग्जीक्यूटिव मतलब जो कानून लागू करवाते हैं वो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। तो जब जुडिशरी भी वही है, एग्जीक्यूटिव भी ब्रिटिश ही है, तो सारा का सारा तो उन्हीं का ही है। तो ये लोग तो अपने लोगों को बचा लेते हैं और बाकी लोग जो इंडियंस होते हैं उनको सज़ा दे देते हैं। तो इन्होंने ये भी डिमांड किया कि जुडिशरी जो है, जो सज़ा देने वाले लोग हैं उनको अलग किया जाए और एग्जीक्यूटिव जो है उनको भी अलग किया जाए। उसके अलावा आर्म एक्ट जो है उसको ख़त्म किया जाए है ना। और उसके अलावा हमें जो फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं, जो हमारे राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 13 से लेकर 35 तक जो भी हमें फंडामेंटल राइट्स जो मिले हैं, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, हमें बोलने का राइट है कि हम हमारी हर एक चीज़, हमारी प्रॉब्लम, हमारी हर एक बात को हम बोल सकें और हम उसको एक्सप्रेस करें, तो ये भी हमें दिया जाए। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशूज। इट डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड famines, increase in the land revenue and improvised peasants and zamindars, and exports of grains to Europe had created food shortages। कि मतलब साथ में जैसे 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 ये ब्रिटिश रूल होने लगा था तो उससे क्या होने लगा था, हमारे जो इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो बढ़ने लगे थे। अब ये इकोनॉमिक इशू कैसे बढ़ने लगे थे कि हमारे पहले हमारे देश जो है वो बहुत संपन्न था है ना, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे बिल्कुल गरीबी वगैरह नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश रूल होने के बाद से पॉवर्टी जो है वो क्या होने लगी, ज़्यादा भुखमरी जो है वो ज़्यादा, गरीबी जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगी थी। इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू, क्यों, क्योंकि लैंड रेवेन्यू जो है वो बढ़ गया था है ना। उसके बाद पीजेंट और ज़मींदार जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उनके साथ होता था। एंड द एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेन टू यूरोप हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेज। उसके अलावा जो भी एक्सपोर्ट होता था यूरोप में ज़्यादा चला जाता था, सारा का सारा ये लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे ग्रेन्स वगैरह है ना। तो उससे क्या होने लगा था, फूड शॉर्टेज जो है वो भी होने लगा था। The Congress demanded reduction of revenue, cut in military expenditure and more funds for irrigation। तो कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी, उन्होंने ये भी डिमांड रखा कि रेवेन्यू जो भी टैक्स वगैरह लग रहा है उसमें रिड्यूस किया जाए, उसको कम किया जाए, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उस पर कम खर्च किया जाए, क्योंकि मिलिट्री पर ज़्यादा खर्च किया जा रहा था है ना। तो मिलिट्री पर जो है उस पर भी कम खर्च किया जाए, और इरीगेशन जो है उसके लिए ज़्यादा फंड किया जाए, क्योंकि ज़्यादा अगर इरीगेशन पर होगा, खेती बाड़ी में ज़्यादा अगर फंड दिया जाएगा तो वो अच्छे से खेती होगी ना, तो ज़्यादा ग्रेन्स वगैरह जो है वो ज़्यादा होंगे।
तो हमारे देश में, ताकि भुखमरी वगैरह जो है वो, गरीबी जो है वो कम होगी. इट पास मैनी रेजोल्यूशंस ऑन द सेल टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबरर्स अब्रॉड एंड द सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट dwellers caused by an interfering forest administration. All this shows that despite being a body of the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, zamindars or industrialists. तो मतलब धीरे धीरे जो है वो फिर इन्होंने, ये लोग क्या करते थे कि जो भी इन्होंने ये डिमांड किया कि सॉल्ट टैक्स, जो सॉल्ट जो था, नमक जो था, उस पर भी एक टैक्स लगाया जा रहा था. तो जो सॉल्ट है उसका जो टैक्स है, उस पर जो टैक्स लग रहा है वो भी हटाया जाए. और उसके अलावा ये लोग क्या करते थे, जो इंडियन लेबरर्स जो थे उनको क्या करते थे, अब्रॉड जो है वो भेज देते थे. वहाँ पर काम ज़्यादा होता, तो वहाँ पर ये क्या करते थे, कम पैसों में इनसे ज़्यादा काम करवाते थे. और जो फॉरेस्ट ट्रेवलर्स है वो भी इस चीज़ से सफ़र करे, फॉरेस्ट में जंगल में रहने वाले लोग थे वो भी सफ़र कर रहे थे. कॉज बाय इंटरफेयरिंग, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, अलग नए 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 रूल्स जो है वो बनाने शुरू कर दिए थे. तो कांग्रेस जो थी उसमें काफ़ी जो थे वो लोग, वो कैसे थे, एलीट थे, एजुकेटेड लोग थे, है ना. लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें पढ़कर कि इन्होंने जो भी कांग्रेस के जो लोग थे, भले ही वो अमीर लोग थे, भले ही वो पढ़े लिखे ज़्यादा एजुकेटेड लोग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है जमींदार, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है या प्रोफेशनल ग्रुप, हर एक के बिहाफ पर जो है इन्होंने बोलना शुरू किया था और उनके लिए डिमांड रखना शुरू किया था. द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ British rule. They published a newspaper, wrote articles, and showed how British rule was leading to the economic ruin of the country. अब ये जो मॉडरेट लीडर्स थे, ये क्या चाहते थे कि ये अवेयरनेस जो है, जो ब्रिटिश रूल जो हो रहा है, ये जो अनजस्ट नेचर चल रहा है ब्रिटिश का, तो ये इसके लिए क्या है, लोगों में अवेयरनेस हो, लोग जागरूक हो और इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू कर दे. तो इसके लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर जो है पब्लिश करना शुरू कर दिया, आर्टिकल्स जो है वो लिखने शुरू कर देते हैं ना. और किस तरीके से ब्रिटिश रूल जो है वो इकोनॉमिक रून कर थे, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही थी. तो उसको भी उन्होंने ये बताना लोगों को शुरू कर दिया था, लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया था. They criticized British rule in their speeches and sent representatives of to different parts of the country to mobilize public opinion. They felt that the British had respect for the ideals of freedom and justice, and so they would accept the just demands of Indians. What was necessary, therefore, was to express these demands and make the government aware of the feeling of Indians. और उसके अलावा ये क्या करते थे कि ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज़ करने के लिए ये स्पीचेस देते थे, और ये रिप्रेजेंटेटिव जो है अलग अलग पार्ट में, कंट्री के अलग अलग पार्ट जो होते थे ना, तो वहाँ पर भेजते थे मोबाइलाइज पब्लिक ओपिनियन. और पब्लिक का क्या ओपिनियन है इसके लिए, उसको जानने के लिए भी भेजते थे, स्पीचेस देते थे वहाँ पर भी, है ना, लोगों को जागरूक करते थे. And they felt that the British had respect for the ideas of freedom and justice. और उसके अलावा वो ये चाहते थे, ये डिमांड इंडियंस की तरफ से ये डिमांड्स थी कि जिस तरीके से ब्रिटिश लोग जो है उनको जो रिस्पेक्ट मिल रहा है, उनको जो फ्रीडम और जस्टिस है, वो कि वो चीज़ें जो है वो सारी इंडियंस के लिए भी की जाए, जो इंडियंस है उनको भी ये सारी चीज़ें मिले. वॉट वॉज नेसेसरी देयरफॉर वाज टू एक्सप्रेस दिस डिमांड्स एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर टू द फीलिंग ऑफ इंडियंस. और उसके अलावा ये चाहते थे कि ये सारे डिमांड्स एक्सप्रेस करें, और उसके अलावा ये जो गवर्नमेंट है वो इंडियंस की फीलिंग्स जो है उसको लेकर भी अवेयर है, थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचे. तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, ये हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर. तो मैं आपको जो भी वर्क सेंड करूँगी वो आप अपनी हिस्ट्री की नोटबुक में वर्क कंप्लीट करिएगा और लर्न भी करिएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय.